again. Hello friends, welcome to you on my YouTube channel Literature Wing. और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मेटाफिजिकल पोइट, जो कि रिनेसा से जुड़े हुए हैं। चौसर एज के बाद रिनेसा की एज आई थी और रिनेसा एज में ऐसे पोइट हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा विटी माने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे और अपनी बात को वो लिटरेचर में लिखने के लिए किसी ना किसी टिपिकल चीज़ का सहारा लेते थे और इसको समझने में बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता था। तो ऐसे जो पोइट्स थे तो उन्हें हम मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं। और मेटाफिजिकल पोइट फर्स्टली देखने को मिले थे चौसर एज के बाद रिनेसा एज में। तो आज हम मेटाफिजिकल एज और पोइट्री के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। मेटाफिजिक्स डेफिनेशन, यानी कि मेटाफिजिक्स जो वर्ड है वो कैसे निकला है। Meta means beyond and physics for physical word. This term refers to those poets who wrote poetry on topic of beyond the physical world. जो मेटाफिजिकल वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है, मेटा और फिजिकल। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, जो कि परे हो, और फिजिकल जो कि हमारी भौतिकी दुनिया को दर्शाता है। इस तरीके से मेटाफिजिकल का अर्थ है ऐसी चीज़ों के ऊपर लिटरेचर लिखना जो कि वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि हमारी समझ के परे है, जो कि रियलिटी में होता है। हम जो रियलिटी देखते हैं उससे अलग ही एक सच्चाई है, जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टर्म है ये ऐसे पोइट्स को रिफ़र करता है जो ऐसे टॉपिक पर पोइट्री लिखते हैं जो कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स होती है। बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड जिनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, गॉडेस की बात करते हैं, ये मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बात करते हैं जिसको इन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसको ये समझने की कोशिश करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। The term metaphysical poets was coined by the critic Samuel Johnson to describe 17th century English poet in 17th century. अब जो मेटाफिजिकल जो वर्ड दिया गया इन विटी और टिपिकल जो पोइट हैं जिन्होंने अपना लिटरेचर वर्क लिखा, तो इनको मेटाफिजिकल पोइट नाम दिया किसने? तो वो नाम दिया था क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने, और ये नाम उन्होंने 17th सेंचुरी की इंग्लिश पोइट्स को दिया था। उसके बाद भी जब 17th सेंचुरी में जो लिटरेचर लिखे गए थे, जो उस लिटरेचर में जितने भी क्वालिटी पाई गई, जब वही क्वालिटी रिनेसा के एज में लिखे गए लिटरेचर में भी मिली, तो उस टर्म का यूज़ रिनेसा के से रिलेटेड लिटरेचर लिखने वाले पोइट्स और राइटर्स के लिए भी किया गया था। These poets were characterized by inventive use of conceit, ये highly intellectual and man of great learning। तो ये जो पोइट होते थे इनके वर्स यानी कि पोयम में लिखी गई जो लाइनें होती थी उसमें ये अपनी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ही तगड़ी बुद्धि का यूज़ करते थे। इन्वेंटिव लाइंस को ढूंढ कर लेकर आते थे जो सिंपली डिफाइन नहीं करती थी, बहुत ही उलझी टिपिकल लाइंस लिखा करते थे, और ये हाईली इंटेलेक्चुअल होती थी। इनको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। और ये जो पोइट्स होते थे ये मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग कहे जाते थे। देयर पोइट्री वाज एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल स्पोकन रेदर देन बी लिरिकल इन वर्ड्स। तो ये जो पोइट्री होती थी मेटाफिजिकल पोइट्री, तो ये वर्ड्स पर ध्यान नहीं देती थी, ये वर्ड्स की लिरिक्स पर ध्यान नहीं देती थी, ये क्रिटिकली अपनी बात को कहने में विश्वास रखती थी। ये उसको पोइट्री में जैसे एक लय होती है, राइम होता है, उन सब थ्योरीज पर ध्यान नहीं देते थे। इन्होंने अपनी अलग ही पोइट्री की एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया था जिसमें वो अपनी बात को बहुत क्रिटिकली कहा करते थे, जिसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। और इनकी जो लिखी गई लाइंस होती थी वो बहुत ही इन्वेंटिव और क्रिटिसिज्म से भरी होती थी। फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। अब हम जानेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री की क्वालिटी क्या क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो फर्स्टली है रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। ये स्पिरिट और मैटर के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करने की कोशिश करते थे।
ऑर्डिनरी स्पीच विद पंस, पैराडॉक्स एंड कॉन्साइट। इसमें जो लाइंस लिखा करते थे पोइट्री में, अपनी जो इनकी स्पीच वो लिखते थे, पोइट्री लिखते थे, वो पन से जुड़ी होती थी, पैराडॉक्स से जुड़ी होती थी, और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था उसको समझने के लिए। पैराडॉक्स का मतलब है व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना। थर्ड है मेन थीम ऑफ पोइट्री, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, लव, लस्ट, क्रिश्चियनिटी और रिलीजन। जो इन पोइट्री का जो थीम होता था वो भगवान से जुड़ा होता था, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता था, प्यार से जुड़ा होता था, लस्ट से जुड़ा होता था, क्रिश्चियनिटी और धर्म को लेकर भी ये पोइट्री लिखते थे। फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स, फिलोसॉफिकल एंड एक्सेलसेशन ऑफ विट। यानी कि जो समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनके कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होते थे, इनके ऐसे ऐसे विचार ये अपनी पोइट्री में लिखते थे वो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, जिन्हें समझने में बहुत मुश्किल आती थी, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में तो से रिलेटेड तो थे नहीं। अब इनका जो दिमाग है वो दुनिया के परे ही किसी और कहानी को बना बना के जब लिखने की कोशिश की जाएगी तो भाई भले इंसान को तो समझने में मुश्किल आएगी ही। तो इस तरह की थॉट्स को वो लिखा करते थे, अपनी फिलॉसफी को वो इसमें लिखा करते थे पोइट्री में। फिफ्थ है पोइट्स क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन यूनिवर्स एंड ड्वेल अपॉन ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। अब जो पोइट होते थे वो इस बात पर सवाल करते थे कि गॉड का रियल एग्जिस्टेंस क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, यूनिवर्स में गॉड कहाँ है, कैसा है, उसका क्या आकार है, क्या नहीं है, और ये ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंस यानी कि जो सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह उपस्थित है, उस चीज़ के बारे में ये ध्यान लाने की, उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करते थे अपनी पोइट्री के थ्रू। एंड लैंग्वेज ऑफ पोएम इज कोलोक्वल एंड डैजलिंग वर्ड प्ले। और जो इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्ड प्ले का काम करती थी, यानी कि इस अपनी लाइन को इतना हाईली विट के साथ जोड़कर ये लिखा करते थे कि हर एक लाइन को समझने में ही मुश्किल हो जाए क्या कि असल में वो कहना क्या चाह रहा है। कई सारे अर्थों को, कई सारे विचारों को एक ही लाइन से ये प्रेजेंट करने में सक्षम होते थे। स्ट्रेंज इमेजिनरी होती थी इनकी। यूरोपियन बोरेक्यू इन्फ्लुएंस, इन पर यूरोप की एक बोरेक्यू एक मूवमेंट है उसका असर हुआ था, बोरेक्यू मूवमेंट का, जो कि यूरोप से जुड़ा हुआ था। इसका बहुत प्रभाव देखने को मिला था मेटाफिजिकल पोइट्री पे। फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस स्पेकुलेशन, और जो पोइट्री का जो स्पेकुलेशन होता था, दृष्टांत होता था, वो बहुत ही ज़्यादा वैचारिक होता था और धर्म से संबंधित होता था, मनोवैज्ञानिक होता था। अब है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थे उस एज के। तो इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी सा ग्रेट अपहेवल इन सोसाइटी। तो इंग्लैंड का जो समाज था ये 16वीं शताब्दी का समाज था, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल देखी समाज में। पहली वजह क्या थी, 30 ईयर वॉर, जो कि 1618 से 1648 के बीच हुआ था। इट वॉज अ सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड इन विच फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी एंड स्पेन वॉज इन्वॉल्व। ये इंग्लैंड में गृह युद्ध था जिसमें 4 देश शामिल थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन और स्पेन। ड्यूरिंग द वॉर होल कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 रिलीजियस ग्रुप ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये एक धर्म युद्ध था जो कि गृह युद्ध से संबंधित था, और इसमें जो चर्च के रिलीजन को मानने वाले लोग थे वो 2 भाग में डिवाइड हो गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज सस्पेंडेड बाय द ट्रिनिटी एंसबर्ग। और ये जो संघर्ष हो रहा था, इस संघर्ष को ख़त्म करने का काम एक संधि ने किया था जिसे कहा जाता है ट्रिनिटी एंसबर्ग। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिनिटी द प्लेस वाज टू फॉलो द रिलीजियस विच इज बीइंग फॉलोड बाय इट्स कंट्री प्रिंस जी। और इस संधि के द्वारा ये बात मानी गई थी कि लोगों को उसी धर्म का पालन करना होगा जिस धर्म का पालन जिस क्षेत्र में रहने वाले उस क्षेत्र के रहने वाले लोग उसी धर्म का पालन करेंगे जिस प्लेस में जो धर्म राजा स्वीकार करेगा। जो जिस कंट्री का
प्रिंस जिस धर्म को मानना चाहता है उसी धर्म को ही वहाँ के सोसाइटी को भी मानना होगा। अब है कल्चरल बैकग्राउंड। द बोरेक्यू, जो बोरेक्यू था, रिलेटिंग टू द हैवली डेकोरेटेड स्टाइल इन बिल्डिंग एंड म्यूजिक दैट वाज पॉपुलर इन यूरोप इन द 17th सेंचुरी एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। जो बोरेक्यू था वो एक स्टाइल था जो कि ऐसी आर्ट से जुड़ा हुआ था जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन देखने को मिलती थी, हैवली डेकोरेटेड होता था। और ये जो बोरेक्यू की जो कला जो थी वो उसने आर्ट को भी इफेक्टेड किया था, आर्किटेक्चर को भी इफेक्ट किया था और म्यूज़िक में भी इसका इफेक्ट छोड़ा था। और ये यूरोप में 17वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर भी हुआ था। बोरेक्यू स्टाइल वाज इनकरेज्ड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, और ये जो स्टाइल थी ये रोमन के कैथोलिक चर्च द्वारा इनकरेज की गई थी, मतलब उसको बढ़ावा दिया था उन्होंने, इन रेस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और ये जो बोरेक्यू स्टाइल था ये रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा लाया गया था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के रेस्पॉन्स में, उनकी जवाबदेही में उन्होंने इस स्टाइल को फेमस बनाने की कोशिश की थी। द बोरेक्यू इन लिटरेचर समराइज्ड इन द यूज ऑफ मेटाफर एंड एलेगरी वाइडली फाउंड इन बोरेक्यू लिटरेचर एंड इन द रिसर्च फॉर द माराविगला वंडर एस्टोनिशमेंट एज इन मैनरिज। और ये जो कल्चरल बैकग्राउंड में जो बोरेक्यू स्टाइल आया था इसने लिटरेचर पर भी अपना इफेक्ट छोड़ा था। तो लिटरेचर में किस तरीके से इस स्टाइल का इफेक्ट था, तो इस स्टाइल में का लिटरेचर पर इफेक्ट था उसकी लैंग्वेज को लेकर, यानी कि जो लिटरेचर होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा मेटाफर और एलेगरी यूज़ की जाती थी किसी भी बात को कहने के लिए। जो भी लिटरेचर की शैली लिखी जाती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा मेटाफर और एलेगरी का यूज़ होता था। सेकंड था मैनरिज्म। द वर्ड इज डेरिव्ड फ्रॉम मैनर एंड मीन्स एनी ट्रेट विच इज़ पर्टिकुलरली ऑफ डिस्टिंक्टिव मैनर इन लिटरेचर। और जो दूसरी स्टाइल थी वो थी मैनरिज्म की, और ये वर्ड मैनर वर्ड से डेरिव किया गया था जो कि एक खास तरीके का लिटरेचर होता था। द वर्ड मैनरिज्म डिनोट्स द abnormality of speech and behavior which is peculiar to a person। और जो मैनरिज्म था ये उस तरह की स्पीच के और बिहेवियर की एबनॉर्मेलिटी, यानी कि जो कि सिंपल ना हो, जो कि कॉमन ना हो, उससे अपोजिट में ही जो स्पीच और बिहेवियर होता था वो यूज़ किया जाता था जो कि किसी एक बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। मेटाफिजिकल पोइट्रीज आर यूज टू इम्प्रेस द एनालॉजीज ऑफ मैनरिज्म। और जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी वो मैनरिज्म की एनालॉजी को एक्सप्रेस करती थी, यानी कि ये भी फैक्ट है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी उसके लिटरेचर होते थे वो मैनरिज्म के स्टाइल को फॉलो करते थे। जो थर्ड फैक्ट था वो था द एस्ट्रोनॉमिकल रिवॉल्यूशन। अब ये जो पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ था, रिनेसांस से जुड़ा हुआ था, रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ जो टाइम था इंग्लैंड का, यूरोप का, इसमें कुछ रिसर्चेस भी हो रही थी। अब यहाँ से ही इसी समय से ही एस्ट्रोनॉमिकल रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ था। दिस एज वाज द क्लैश ऑफ फेथ एंड रीज़न। अब ये जो रिवॉल्यूशन आया था इसकी वजह से लोगों के फेथ में और जो रियल रीज़न है उस चीज़ के होने में उसमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होने लगा था, विरोध होने लगा था। द एंड ऑफ एलिजाबेथन एरा वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एजम्पशन अबाउट लाइफ एंड नेचर। जब एलिजाबेथ का शासनकाल ख़त्म हो रहा था तो उसके साथ ही एक नई एजम्पशन की स्टार्टिंग हो रही थी और एक अलग अलग ही अवधारणा लाइफ और नेचर को लेकर अलग अलग तरह के नियम, बातें, ये सब निकलने शुरू हो गए थे। एक नई अवधारणा बननी शुरू हो गई थी, जैसे कि 3 जीनियस एंड इमिनेंट एस्ट्रोलॉजर नेमली कोपरनिकस, केपलर एंड गैलीलियो एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट फिजिसिस्ट न्यूटन प्रोवाइड द डिफरेंट थ्योरीज एंड रिवेल द ट्रूथ। जैसे कि जो भी प्रकृति से जुड़ी घटनाएं होती थी उसका संबंध पहले धर्म और ईश्वर से जोड़कर डिफाइन कर दिया जाता था, लेकिन जब से नए नए एस्ट्रोलॉजर आए जिसमें साइंटिस्ट आए जैसे कि कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन, फिजिक्स से रिलेटेड जो न्यूटन के जो लॉ पढ़े गए
तो उन सबको जानने के बाद अलग ही सच का खुलासा हुआ था, अलग अलग तरह की थ्योरीज निकल कर आई थी और इसने लोगों के रिलीजन पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला था। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोपरनिकस डिस्कवर दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे कि कोपरनिकस ने इस बात का खुलासा किया था कि अर्थ है जो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि क्योंकि पहले के समय में लोगों का ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूरज है वही पृथ्वी के चक्कर लगाता है और इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है, कोई यूनिवर्स ही नहीं है, उसकी कोई पहचान तक नहीं थी। लेकिन जब कोपरनिकस ने खोज की, जब इस चीज़ को डिस्कवर किया कि ये तो अर्थ है जो कि सन को के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके बाद लोगों के जो धर्म से संबंधित विश्वास थे उनको भी एक गहरा धक्का लगा था। सोसाइटी में एक क्रांति सी ही आ गई थी। और मेटाफिजिकल पॉइंट्स में जो फेमस पॉइंट्स के नाम हैं वो हैं जॉन डोनी, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रासा और हेनरी वॉगन। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस माने जाते हैं रेनेसा के टाइम पर, 17वीं सेंचुरी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया, और इसी तरह मेरी वीडियो से जुड़े रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।